हेलो। यस सर। ज़्यादा ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा तुम लोगों पर पढ़ाई का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सच में? और रचित, यस सर। सर रचित, स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, लोड होगा तो अच्छा, लोड होगा तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा कैसे? मतलब ह्यूमन ट्रांसलेट हमारे लिए मतलब ट्रांसलेट करता रहेगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। एक्टिव होंगे ना सर, जितना काम करेंगे उतना। सबकी सब जनरलाइज तुम कर दे रही हो ना, ये तुम्हारी बात है, बाकियों का पता नहीं। नवीन, यस सर। बताओ, ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा है? ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं जा रही है? नहीं नहीं नहीं, सही है, अभी तो सही घर चल पे ही रहा है। रहते हो कि बाहर घूमते हो तुम लोग? नहीं, घर पे ही, मतलब बाहर भी घूमते हैं, घर पे भी रहते हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है सर, कहाँ बाहर घूमेंगे हम। हाँ, कोरोना घूम रहा बाहर। बाहर कोरोना है, क्या पता घर पे आ जाए कोरोना, फिर डायरेक्ट उधर अस्पताल जाना पड़ेगा। अब तुम लोगों से इंटरेक्शन के बाद थोड़ा बहुत मुझे पता चलता है कि सबके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्वालिटी क्या है। अभी प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ तो काफ़ी कुछ पता चल रहा मुझे धीरे धीरे। तो तो हम लोग ये चाहते हैं कि फाइनल ईयर तक सबके अंदर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पूरा ऐसा इनबिल्ट हो जाए कि तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता हो। तो ये अगर सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी आ जाती, मेरे को बहुत लोग, सारे के सारे टैलेंटेड हैं, सारे स्टूडेंट टैलेंटेड हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स के अलावा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स थोड़ा एकेडमिक से अलग है। स्पोर्ट्स करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है वो भी। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक्टिविटी हो जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करे। ठीक है, फोर्थ ईयर तक आप लोगों को इतना इतना मतलब उसमें हो जाना है, बढ़िया हो जाना है कि आपकी नीड हो किसी से भी,
कि मतलब वो वही कर सकता है, वो उसके पास ही जाना पड़ेगा तुमको। इस तरह की कैपेबिलिटी आपके अंदर। और कई ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे बीटेक में ज्वाइन किया था वैसे ही फोर्थ ईयर में निकलते हुए भी वैसे ही है, सिर्फ एक डिग्री है एक्स्ट्रा। ये नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें कोई ना कोई एक क्वालिटी देखो। वो बहुत सारा सुना होगा ये जो कुक, वो आलू डालो सोना निकालो, सुना होगा। यस सर, राहुल यस सर। राहुल। सोना तो बहुत दूर की बात हो गई, सोना नहीं निकालेंगे। आलू डालें और चिप्स बन जाओ, बस उतना काफ़ी है 4 साल में। पोटैटो चिप्स, उतना ही काफ़ी है। तो मतलब वैसे ही मतलब आलू ही मत बने रह जाना। 4 साल में कुछ ना कुछ अलग ऐसा बन जाना है हमें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर। वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दूंगा कि ये करना चाहिए तुमको। थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा शायद हेल्प कर दूँ तुम लोगों की उसमें। सारे के सारे स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, मैं सबके, कोई नहीं ऐसा है जो इसके पास कुछ सोचेगा कि उसको यार आता है, मुझे तो नहीं आता है तो मुझे कभी आएगा ही नहीं। तो सबके सबके अंदर एक एक अलग, ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट उतने उतने तरह की क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ जाए। किसी में सेम टू सेम भी आ सकता है, कोई किसी को लिखने का बहुत ही टैलेंट है, लिखने का। सोच रहे हो लिखने का कौन सा टैलेंट होता हो, तो सबको आता है लिखने। क्यों? लिखने का, नहीं सर, पढ़ने का होता है। होता है ना। तो पढ़ने का, बोलने का, प्रेजेंट करने का। प्रेजेंट करने मतलब ये नहीं कि प्रेजेंटेशन वाला प्रेजेंट, कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने का। तो सब चीज़ तुम्हारे अंदर, किसी ना किसी के अंदर सब कुछ है, तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे। और मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ वो थोड़ा, अभी जितना एक बार प्रेजेंटेशन लिया मुझे बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। ठीक है, तो इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है तुम लोगों को। तुम लोग देखना, बाद में तुम लोग सोचोगे कि हाँ ये सही था, हमने तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो वो डेवलप करना है तुमको, तुम्हारे अंदर है वो डेवलप करना है तुमको, अप्लाई करना है उस टैलेंट। ठीक है, चलिए कितने आ गए, कहाँ चले गए सब? लंच करके सो गए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ थे ना हम लोग, नोट्स है ना आप लोग के पास, जो कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे हैं आप लोग? यहीं थे यस हम सर। लोग? नहीं सर। यस सर। यहीं थे ना? हाँ। यस यस सर। सर। हम्म, ये डायग्राम आ चुका था। ठीक है, अभी ये डायग्राम हमारे पास आ चुका था। अभी हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा। अभी यहाँ तक मैंने बताया था कि ये क्या हो गया है, कम लेंथ बढ़ गई है इसकी, इस साइड में, इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा था तो लेंथ बढ़ गई, और इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव लग रहा था, इस डायरेक्शन में। तो डायमीटर डिक्रीज हुई। नहीं, डायामीटर नहीं है ये वाली डायमेंशन छोटी हो गई। हाँ। कहाँ, कैसे पता चला सर्कुलर है यार? डायमीटर कहाँ आ गया? ये डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन बढ़ गई, और इस डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन छोटी हो गई। कम हो गई। अब मैं थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने घुमा दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया, लेकिन दोनों अभी भी परपेंडिकुलर हैं, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये ऐसा हुआ था, और ये फाइनली क्या हो गया, थोड़ा सा घूम गया बिकॉज ऑफ दिस टाउ। अब मैं ऐसा कर दूंगा और ऊपर से ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ा सा घूम जाएगा ना ये। तो घूमने के बाद ये ऐसा हो गया। देखो ये डायगोनल था, ये छोटा हो गया डायगोनल, और ये वाला डायगोनल जो ग्रीन वाला है ये ए सी, अब ये बन गया है ए डैश सी। सी। और ये डायगोनल क्या हो गया, बी डी, ये बन गया है, सपोज यहाँ पे मान लेता हूँ मैं डी डैश, तो ये बन गया है बी डी डैश। ये छोटा हो गया है, और इस टाउ की वजह से क्या हो गया, ये रोटेट हो गया थोड़ा सा, तो इस लाइन पे आ जाएगा ना ये। ठीक है, ये सेंटर है इसका, इन दोनों इस डायगोनल का ये सेंटर है। बात समझ में आ रही है? अब ये हमको यस बताना सर। है, नेक्स्ट 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 पे चलते हैं। अब हमको निकालना है, अभी हमको किसके किसके बीच में रिलेशन निकालनी है, ई और जी में, ई और जी में निकालना है। ठीक है, तो ई क्या है, 10, ई कैसे आता है,
नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से आता है। जी कैसे आता है? शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन से आता है। तो हमको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, स्ट्रेस या स्ट्रेन के बीच में। शियर स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस से या फिर शियर स्ट्रेन को नॉर्मल स्ट्रेन से कोरिलेट कर देंगे तो हमारे पास ई और जी के साथ रिलेशन आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। अब ये देखो यहाँ से ध्यान से, ये 45 कौन सा एंगल है? जो इनिशियल डायगोनल था वो 45 था, क्योंकि हमने इसको माना था स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वाज अ स्क्वायर। अब इस पे टाउ का स्ट्रेस लगते ही, ये वाला जो टाउ लग रहा है, इसके लगते ही ये क्या हो गया है? टिल्ट हो गया है। टिल्ट हो गया है तो ये बन गया है, क्या बन गया है? ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन गया है ना ये। ठीक है, तो यस सर। यहाँ से देखिएगा AC की लेंथ बढ़ गई है। AC की लेंथ क्या हो गई है? A' हो गई है। चलो अब ये बताओ, मैं अगर बोलूं, अच्छा ये क्या है? गामा, ये है शियर एंगल, या फिर इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। हमने याद करो tan phi इक्वल टू गामा लिखा था, tan phi इक्वल टू गामा लिखा था जो स्टार्टिंग में पहला या दूसरा लेक्चर में हमने शियर स्ट्रेन देखा था। तो tan phi जिसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? क्या होगी? x/a। tan, ये गामा एंगल ही फाई हो गया था, मैं बताता हूँ अभी। ये फाई, tan फाई लोगे अगर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये लेंथ कितनी है? x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लेंथ। तो ये किसके बराबर था? x/a के। बट ये फाई बहुत ही छोटा था, टेंड्स टू 0 था। तो क्या हो जाएगा? tan फाई क्या हो जाएगा? tan फाई के बराबर फाई हो जाएगा। दैट फाई इज आल्सो गामा। तो यही फाई को गामा के बराबर लिख दिया है, यहाँ पे गामा में लिखा है, गामा के टर्म में लिखा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू x/a। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्टार्टिंग से मैं ये हो चुका है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमें स्टार्टिंग से, ये था हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट, जो बीच में हमने स्ट्रिप को इमेजिन किया था, उसका पोजीशन और उसका डिफॉर्मेशन है। नाउ हम लिखेंगे गामा इक्वल्स टू, गामा क्या है? शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ये किसके बराबर है? x/a, x/a के बराबर है। या फिर बोलें x इक्वल्स टू गामा इंटू a। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। अरे अचानक से शोर हो गया कहीं पे। नवीन, तुम्हारे घर पे हो रहा शोर? अब बताओ, हमें निकालना है AC। AC जो डायगोनल है, ये डायरेक्शन कौन सा माना हमने अभी? x, और ये माना है y, परपेंडिकुलर वाला। ये समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेट, मैं कोऑर्डिनेट को कैसे भी घुमा दूं, किधर भी कैसे भी कर दूं, लेकिन दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो अभी हमको बताना है जो AC का लेंथ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसमें जो लेंथ इंक्रीज हुआ है, जो भी अंदर स्ट्रेस लग रहा था, अभी हमने डायग्राम बनाया था, इसमें स्ट्रेस लग रहा था कैसा? ये वाला, पीछे वाला, ये वाला, ये स्ट्रेस लग रहा है ना ऐसे। तो इसका लेंथ बढ़ गया है। उस पे क्या लग रहा था? टाउ, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स भी लग रहे थे, टाउ स्ट्रेस लग रहा था, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे लग रहा था। उसके बाद फाइनली ये क्या बन गया था? इस शेप का, इस शेप का बन गया है। और अकॉर्डिंगली इसका जो ये लाइन है, ये लाइन ये बढ़ गया था। ठीक है, अभी इसमें स्ट्रेन निकालना है हमको। कौन से लेंथ में? AC में। AC में स्ट्रेन निकालना है हमको। AC में स्ट्रेन कैसे निकलेगा? कौन सा स्ट्रेन होगा? नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है हमको, नॉर्मल स्ट्रेन। अब साइलेंट AC क्या होगा बताइए? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कौन सा है इसमें? फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ ये है ग्रीन वाली AC, सर ये डेल्टा, फाइनल लेंथ है, वो A' एक सेकेंड, हाँ बताना अभी, और फाइनल लेंथ है A'(C). तो चेंज इन लेंथ कौन सा है? A' सर। A'(C'). कैसे निकालते हैं ये? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों बराबर है।
तो जो बचा हुआ है वही इंक्रीज हुआ है। ये ए डैश सी डैश, ये समझ में आना चाहिए। ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, ए सी। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ है ए सी। अब ये बताओ, अब ये ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, ट्रायंगल सी डैश ए डैश, ट्रायंगल इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा। ये गलत हो गया। ट्रायंगल ए सी डैश ए डैश, 90 डिग्री कौन सा है, सी डैश है। ठीक है, अब इसमें आप लोग साइन 45 बताओ कितना होगा। साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, उस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, कौन बताएगा। ए डैश, एग्जैक्टली। तो परपेंडिकुलर इज ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज ए डैश। ठीक है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1 by root 1 by root इक्वल्स टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। ए डैश सी डैश क्या है, यही तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ना इसको। और ए डैश क्या है, ए डैश अरे बताओगे आज मल्टीप्लाई में रूट 2 आ जाएगा इसका। ए डैश इक्वल टू ए डैश सी डैश अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई होगा। यस सर। गामा ही ठीक है, गामा ही होगा। सो ए डैश सी डैश क्या है, सॉरी ए डैश कितना है, ऑप्शन ए ए और ए डैश सर, ये कैसे सर। ये ओके सर आइए सर, आइए आ गया, ठीक। बहुत जल्दी हाँ आया। सर, हाँ सर, मेरे वो मिस्टेक हो गई सर। अच्छा, ए डैश तो वैसे ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे किसके बराबर है, एक्स के। ये एक्स था ना, जितना ये आगे बढ़ा है वही तो आगे बढ़ा यहाँ भी, यस एक्स की वैल्यू बराबर ही होगा। तो ए डैश इज एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए डैश सी डैश रूट 2। ठीक है, उसके बाद एक्स की बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी है, गामा इंटू ए। गामा इंटू ए इक्वल्स टू ए डैश सी डैश रूट 2। नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं आप लोग। यस सर। तो ए डैश सी डैश क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। ए डैश सी डैश इज गामा ए डिवाइडेड गामा ए रूट 2। अब उसमें रखिए ऊपर वाले, इसमें इस इक्वेशन में रखेंगे तो अब साइलेंट ए सी इक्वल्स टू ए डैश सी इज गामा ए डिवाइडेड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी। ए सी की लेंथ देखिए कहाँ है, ए सी ये है। ए सी को ए के टर्म में निकालो, ए सी को स्मॉल ए के टर्म में निकालिए, क्या होगा। अब ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला, ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल कितना है, 45 है। 45 बचा हुआ है। चाहे ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ये निकालना है ए के टर्म में, वर्टिकल हाइट इज ए, तो हाइपोटेनस बताना है कितना होगा। साइन 45 फिर से लगा दो, साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो निकालना नहीं है, हाइपोटेनस तो पता है हमको, इस सॉरी हाइपोटेनस को तो हाइपोटेनस ही तो निकालना। हाँ, उसकी जगह पर रखेंगे तो ये कैसे कितना आएगा, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाई, सॉरी हाइपोटेनस निकालना है तो ए बाई
A into root 2. a इंटू रूट टू, सॉरी हाँ a इंटू रूट टू। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। एंगल है, ये a है, ये AC है और ये 45 है, तो साइन 45 इक्वल्स टू a अपॉन AC, सो AC इक्वल्स टू a रूट टू। ये साइन ठीक है, AC की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, अब साइलन AC इक्वल्स टू गामा गामा A बाय 2 डिवाइडेड बाई 2a, ए ये कट जाएगा। गामा बाय 2 अब साइलन AC इक्वल्स टू गामा बाई 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत बड़ा फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नोट कर रहे हैं आप लोग? Yes sir. नोट करना है, अभी देखना नहीं है। ये 13 स्टूडेंट थे, गायब हो गया बीच में। सर रचित गया दिखता है, रचित नहीं है, रचित पहले था। हो गया क्या नोट? तो एक चीज बताओ आप लोग, गामा और इसमें आपको रिलेशन याद होगा, G इक्वल्स टू शियर मॉडुलस इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर Shear स्ट्रेन। strength. तो गामा को रिप्लेस कीजिए यहाँ पे और टाउ और G के टर्म में लिखिए। इसको यूज करके इसमें इसको यूज करेंगे, सो अपसाइलन AC विल बी इक्वल्स टू टाउ अपॉन 2G। 2G। हाँ, तो ये भी वही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 ही है ये भी। ठीक है, सेम है, सिर्फ गामा को चेंज कर दिया हुक्स लॉ से अप्लाई करके। तो गामा को रिप्लेस कर दिया बाय टाउ बाई G। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी तो टाउ तो रिप्लेस करना होगा ना, अभी हमें तो सिर्फ रिलेशन चाहिए E, G और म्यू में। ठीक है, तो ये इस पे जो स्ट्रेस लग रहा था, ऐसे स्ट्रेस लग रहा था। ठीक है, अब हमको इसका, इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेन है अपसाइलन AC का, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो अपसाइलन एक्स निकालो जरा। अपसाइलन एक्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने बाई एक्सियल या फिर ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, 1/E करते थे सिग्मा एक्स माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई। जेड नहीं आएगा क्योंकि जेड डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई देख रहे हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? यस सर। अपसाइलन एक्स, एक्स के डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन था? AC था, अपसाइलन AC यही था ना, और कुछ था ही नहीं। यस सर। इसी लेंथ का देखना है, अपसाइलन AC दैट इज इक्वल टू 1/E। ये बताओ सिग्मा एक्स कितना है? ये टाउ था, ये भी टाउ है, ये भी टाउ है और ये भी टाउ है। टाउ है, याद रखिएगा, जेड नहीं है, टाउ है। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? कितना है सिग्मा एक्स की वैल्यू? सर ये टाउ ही तो होगी सर इसकी। टाउ है, होगी नहीं होगी, कुछ भी बता रही हो। नहीं सर बता रही थी। म्यू सिग्मा वाई कितना है? टाउ सर माइनस टाउ ही हो जाएगा, माइनस टाउ होगा ना, कंप्रेसिव है। क्या सर? माइनस टाउ माइनस। तो बताओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बंद करना।
सॉरी टाउ बाहर ही निकाल दिया मैंने। वन, तो ये बाहर टाउ आएगा, टाउ अपॉन ई मल्टीप्लाई बाय 1 plus mu 1 plus 1 plus mu। ठीक है। अब साइलेंट इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? यस सर, इक्वेशन 1 गामा क्या था? बाय 2। टाउ अपॉन 2g। टाउ अपॉन 2g इक्वेशन नंबर 1 था ये। ठीक है, दोनों बराबर कर दें। यस सर। 1 इक्वल्स टू 2, टाउ अपॉन 2g इक्वल्स टू टाउ अपॉन e 1 प्लस 1 plus mu। टाउ से टाउ कैंसिल हो गया। ठीक है, e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2g इंटू 2g 1 plus 1 plus mu। ठीक है, तो ये आ गया फार्मूला इन द रिलेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। ठीक है, अब आप लोग बताओगे, अब हमारे पास एक इससे पहले कौन सा फार्मूला है? ई इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये दूसरा फार्मूला था। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग क्या करोगे? इस इक्वेशन से म्यू निकालो और इस इक्वेशन को म्यू को इसमें रख के ई जी और के में रिलेशन निकालो। आ गया ये फार्मूला आ गया ना? किसको कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया बताइए? आ गया, सबको आ रहा है? वाह, आई एम सो इफेक्टिव। सर रिलेशन निकाले क्या इसमें? हाँ बेटा, निकालना है। ई जी और के में रिलेशन निकालना है फाइनल। हमारे पास ई इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू का 1 फार्मूला था, minus 2u। और ई इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू का फार्मूला है। अब इन दोनों को Yes, यूज sir. करना है, म्यू को हटाना है और ई जी और के में रिलेशन निकालना है। जल्दी से बताइए किसका किसका आ गया है। और हाँ, याद रखिएगा जो रिलेशन लाएंगे आप लोग ई इक्वल्स टू में लाएंगे, ई इक्वल्स टू में फंक्शन ऑफ जी और के, फंक्शन ऑफ जी और के। राइट साइड में जी और के का रिलेशन होगा, लेफ्ट साइड में ई होगा, ई इक्वल्स टू जी और के में लाएंगे आप। तो राइट साइड का बताइए क्या आ रहा है? अंकित, महर, Yes, sir. हाँ कर रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हेलो भावना डांगी, हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कर हाँ आ गया समझ में। हाँ, कर रही हो ना? हाँ कर लिया। अच्छा, 9kg अपॉन g प्लस 3k। ये तो लग रहा है मैंने जो फार्मूला बता दिया था तो वहीं से देख लिया क्या? नहीं सर, पूरा सॉल्व किया है सर, 7 to 8 स्टेप। 9g के अपॉन g प्लस 3k, यही आ रहा है? इसकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे रोते हुए बता रहा है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर इसके। हाँ हाँ, वही मतलब। 9g के अपॉन g प्लस 3k, ठीक है? यस सर। यस सर। कितने लोग का आ गया है? यस लिख दीजिए थोड़ा चैट बॉक्स में। ये स्टूडेंट कम क्यों होते जा रहे हैं? 10 हो गए फिर। सर आप नाम लेके पूछ रहे हो ना, वो गायब होते जा रहे हैं। क्या हो गया है? गोली थोड़ी मारे नाम लेके। तो डर जा रहे हैं सब। हाँ सर, शायद तो कुछ नहीं हो सकता कभी भी जिंदगी में, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता फिर।
ऐसे करेंगे तो। जो कोई कुछ बताएगा ही नहीं, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो हो जाना चाहिए। तो मैं ये तो गुणा भाग और जोड़ घटाने से खतरनाक थोड़ी था। नहीं सर कुछ चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हो गया, आ गया होगा कई लोगों का। यस सर। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में ये उलझ गए इसमें कैसे होगा, तो फार्मूला याद रखोगे ना, लास्ट में लिख देना उसको। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है विस्को इलास्टिक मटेरियल। विस्को इलास्टिक मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्को? विस्को जो टर्म है वो सिर्फ फ्लूइड्स के लिए आता है, गैस और लिक्विड के लिए आता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि सॉलिड है, मेटल्स हैं, तो उसमें विस्को कैसे आ गया? तो तभी आया, तभी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं होता तो क्यों पढ़ते फिर? कोई और हम लोग टाइप के मटेरियल पढ़ते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कई सारे मटेरियल हैं, जैसे पॉलीमर्स हैं, कोई जो प्योर प्लास्टिक नहीं है, पॉलीमर्स को प्योर प्लास्टिक नहीं बोलते हैं, प्लास्टिक अलग ही है। एथिलीन और मेथिलीन, वो कुछ मटेरियल्स हैं, इथाइन उथाइन, वो सब यूज किया जाता है प्लास्टिक के लिए। वो प्लास्टिक है, प्योर प्लास्टिक है। बट कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जिसमें विस्को इलास्टिक बिहेवियर पाया जाता है। अब विस्को का मतलब क्या है? विस्को का मतलब आप हमेशा समझिएगा, विस्को जैसे हम लोग फ्रिक्शन पढ़े हैं, फ्रिक्शन देखें हम लोग सॉलिड्स में होता है। सॉलिड एक सरफेस पे दूसरे सरफेस पे रखा हुआ है तो वो फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड और गैस की बात करने लगते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन का टर्म दिया गया है उसको बोला जाता है विस्को, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसे सॉलिड्स में देखे थे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैसे ही लिक्विड्स में या फिर गैसेस में विस्कोसिटी होता है उसमें। ठीक है, तो विस्कोसिटी होता है। तो ऐसा मटेरियल जो विस्कोसिटी भी शो करे, मतलब फ्रिक्शन भी शो करे और इलास्टिसिटी भी शो करे, उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। अब आपको पता होगा कि फ्रिक्शन से कुछ ना कुछ लॉस होता है। फ्रिक्शन से क्या लॉस होता है? सर मटेरियल थोड़ा बहुत लॉस्ट हो एनर्जी जाता लॉस है ना। होती है, मटेरियल लॉस होता है। और एनर्जी लॉस होती है कौन सी एनर्जी? किस फॉर्म में एनर्जी? मैकेनिकली तो है सर। एक ऑब्जेक्ट, एक सरफेस है, उस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और ये आगे बढ़ रहा है बहुत तेज। ठीक है, इस सरफेस पे आगे बढ़ रहा है, ये बाद में रुक गया, बाद में रुक गया ना। कौन सी एनर्जी लॉस हुई इसकी? किस फॉर्म में चली गई? काइनेटिक एनर्जी हीट में चली गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गया? इसमें हाइट कहाँ चेंज हो रहा है? कुछ भी कृष्णा, कुछ भी जल्दी जल्दी बोल रही हो तुम। रुक गया तो मैंने सोचा ऐसा होगा। हाँ, दो ही एनर्जी पढ़ा तुम लोगों ने, काइनेटिक और पोटेंशियल। अभी तुम लोग का थर्मल भी चल रहा है ना, कितनी सारी एनर्जी होती है। मैंने सुना भी था, सर पढ़ा रहे थे एक बार, मैंने भी पढ़ाया था थर्मल में फर्स्ट ईयर में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बस दो ही एनर्जी होती हैं। ये दोनों एनर्जी मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता है क्या? कैसे रुक जाता है ये? कोई बताएगा कैसे रुक गया ये आगे जाके? फ्रिक्शन के कारण से। अरे फ्रिक्शन कोई एनर्जी ले लिया होगा ना। सर काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई इसलिए। एग्जैक्टली, हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई है। ये जो यहाँ पे रबिंग हो रही है, रबिंग की वजह से हीट जनरेट हो रहा है और ये हीट लॉस में चले जा रही है। हीट एनर्जी इज नॉट हाई ग्रेडेड एनर्जी, इज लो ग्रेडेड एनर्जी। वो उसमें लॉस हो गया, इसीलिए लो ग्रेडेड एनर्जी, इसलिए लॉस हो गया, वो उसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जैसे लॉस करता है, वैसे ही विस्कोसिटी भी लॉस एनर्जी, हीट एनर्जी के टर्म फॉर्म में लॉस होती है। ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से मटेरियल अपनी एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो विस्कोसिटी तब आता है जैसे कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर, अपने आप के अंदर ही लेयर बाय लेयर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे फ्लूइड्स है, नदी में आप लोग देखे होंगे कि ऊपर का लेयर बहुत तेज फास्ट चल रहा है और नीचे का लेयर रुका हुआ है, ऐसे धीरे धीरे, स्पीड कम है। जमीन के पास जैसे पहुंचे, उसके पानी का फ्लो ज़्यादा तेज नहीं है। जो सबसे ऊपर का सरफेस है वो बहुत फास्ट चलता है।
ठीक है, ये बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी है। इन दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए ऊपर वाला तेज चल रहा है और नीचे वाला उससे स्लो, उसके नीचे वाला उससे स्लो, ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो अगर मटेरियल विद इन द मटेरियल कोई फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो सॉलिड में भी कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटीरियल। तो आंसर देने से पहले थोड़ा सा सोचा कीजिए। नो ओनली टू एनर्जीज, मैकेनिकल और मैकेनिकल एनर्जी है सिर्फ। मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है। अब वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का भी हो सकता है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कैटेगरी नहीं है, टाइप्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इज viscoelasticity is the property of the material that exhibits both viscous and elastic characteristic। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि विस्कस मतलब both फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन एंड इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक व्हेन अंडरगोइंग अ डिफॉर्मेशन। तो विस्कस मटेरियल लाइक वाटर रेसिस्ट वाटर, अब ये वाटर तो मटेरियल है ये भी, लेकिन ये फ्लूइड है, resist shear flow and strain linearly with time when a stress is applied। Viscous material like water resist shear flow and strain linearly with time when a stress is applied। अगर मैं बोलूं कि एक ब्लॉक के ऊपर पानी का एक ब्लॉक रखा गया, पानी का ब्लॉक मतलब साइड में मान लो इसको बंद कर दिया गया है, आगे नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, ये एक मूवेबल बॉडी है, ये साइड में जो रखा हुआ है ये मूवेबल है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये आगे फ्लो होता जाएगा, पानी बिना एनी रेस्ट्रिक्शन के फ्लो होता जाएगा। यस, आगे फ्लो होता जाएगा ना ये। तो ऊपर वाले लेयर को नीचे वाला लेयर क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो दैट इज नोन एज द शियर, उसके उस फ्रिक्शन की वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, उसी तरह का प्रॉपर्टी सॉलिड में भी कभी कभी पाया जाता है, तो वो देखेंगे। तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ये कौन सा मटेरियल होगा, यहाँ तक एक प्योर इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायरेक्शन है लोडिंग का और ये डायरेक्शन है अनलोडिंग का। प्योर इलास्टिक मटेरियल है, तो यहाँ पे यहाँ तक गया, मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेन इतना आ गया, ठीक है, उसके बाद लोड को जैसे जैसे कम किया, ये वापस आ गया एकदम पोजीशन पे, वापस इस डायरेक्शन में उसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच गया। ठीक है, जो एनर्जी हमने दिया था इसको डिफॉर्म करने के लिए, जो एनर्जी हमने इसको दिया था डिफॉर्म करने के लिए, जैसे ही लोड को हटाया मैंने, पूरी की पूरी एनर्जी उसको रीगेन करने में लगा दिया, कहीं भी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। ठीक है, बट विस्को इलास्टिक मटीरियल्स में हम अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसे, सपोज ये ऐसे, ये भी हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये भी एक इलास्टिक मटेरियल है, तो हो सकता है ऐसे जाए, क्योंकि हमने देखा था कि माइल्ड स्टील वाले केस में हमने जो स्ट्रेस सस्टेन कर्व बनाया था, तो ये स्ट्रेट लाइन तो गया था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, उसके बाद थोड़ा सा कर्व ही बना था, वहाँ पे इलास्टिक पॉइंट मैंने बोला था वो दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों आसपास होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कर्व बन रहा था, लेकिन वो भी इलास्टिक पोर्शन था, कहाँ तक, यील्ड पॉइंट तक। यील्ड पॉइंट से पहले इलास्टिक पोर्शन सारा का सारा इलास्टिक जोन है, उससे पहले अगर लोड हटाते हो तो वो सारा रीगेन रीशेप कर लेगा। तो ये कर्व भी बन सकता है इलास्टिक में, वो बोलेंगे नॉन लीनियर कर्व, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन ये इलास्टिक मटेरियल है, तो इसको वापस तो आना चाहिए अपने ओरिजिनल। ये सपोज एक ऑब्जेक्ट था और इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर दिया, और लोड को हटाया मैंने, वापस आ गया उसी शेप में, इलास्टिक तो है, बट और क्या घाटा हो रहा है इसमें, इस मटेरियल में क्या घाटा है, इस मटेरियल का डिसएडवांटेज क्या है, जब मटेरियल को अनलोडिंग की जा रही है तो वो पाथ बदल दे रहा है, पाथ को बदलने का मतलब है, हमने बताया था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो पहला पाथ बना है ऐसे, उसमें एनर्जी देखो कितना है, और जो दूसरा पाथ है उसमें एनर्जी कितना है, दोनों सेम है क्या? हाँ, ये बन रहा है ऐसे, अलग है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है?
पहले वाली ज्यादा है फिर पहले बाद वाली